गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंसियर एडिटेरिया। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में पढ़ रहे थे। तो हमारा जो पहले पोर्शन था डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। और हमारा जो सेकेंड टॉपिक बचता है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें से ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर हम देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर देखा जाए तो लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा जाए तो ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि ये लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं रूल नंबर सेकंड। क्योंकि पिछली बार हमने रूल नंबर फर्स्ट के विषय में पढ़ा था, एक बार हम फिर से रूल नंबर फर्स्ट को रिमाइंड कर लेते हैं। क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो यूपी पीजीटी 2021 में इसी साल, यानी जो पिछली बार पेपर हुआ था अगस्त में इसका पेपर कंडक्ट हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि इसी टॉपिक से बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर इस एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था। जो रूल नंबर फर्स्ट था हमारा, रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था यदि हमारे पास P1 प्लस QQ PP प्लस QQ इक्वल टू R हो, तो हम इसमें लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो लिखते थे वो होता था dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R। ये हमारी लैग्रेंजीज इक्वेशंस हुआ करती थी। तो इसमें हम क्या करते थे, ये फर्स्ट रेशियो हमारा, सेकंड रेशियो ये हमारा थर्ड रेशियो है। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से रेशियो को टेक करते थे जिससे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो एप्रोप्रिएट ही बचे। यानी कि अगर हम पहले और दूसरे वाले रेशियो को लेते थे तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे कि केवल x, जैसे हमने ये रेशियो x और y वाला लिया है, तो हमारे पास जो टर्म्स p और q में बचे वो केवल x और y वाले ही बचे, उसमें z वाला टर्म न बचे। उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को लेते थे तो उसमें कुछ इस तरीके से हम इन दोनों को लेते थे कि जिससे कि हमारे पास x और z वाले टर्म ही बचे, y वाला ना बचे। तो ये हमने पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट में। रूल नंबर फर्स्ट में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि अगर कोई दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल R है, तो जहां पर ये PQR जो है, PQR जो हमारे पास थे ये सब फंक्शंस थे, ये सब फंक्शंस थे x, y और z के। और यहाँ पर P हम जानते हैं स्मॉल p डेवर z अपॉन डेवर x और स्मॉल q जो होता है वो डेवर z अपॉन डेवर y होता है। तो ये हमने रूल पढ़ा था, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके सारे स्टेप हमने पढ़े थे। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं कि अगर लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाता है तो इसमें अगर इस रूल की एप्लीकेबिलिटी फेल हो जाती है, मान लेते हैं हम इस रूल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे आज ये हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसी का हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होता है वो भी टाइप यही होता है PP प्लस Q इक्वल टू R। यहाँ पर जब हम लिखते हैं यहाँ पर इसकी लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाती है, dx अपान में कितना होता है p होता है, यही वाला पूरा लिख देंगे, dy अपान में q होता है और dz अपान में कैपिटल R होता है। अब चूंकि हम अलजेब्रा से जानते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके की कुछ वेरिएबल्स या कांस्टेंट चूज कर लें, हम यहाँ पर मान लेंगे लेट p1, q1, r1 are the variables are constants such that
कुछ इस तरीके के हों, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हम P1 Q1 R1, ये P1 है, ये Q1 है, ये R1 है, तो हम अलजेब्रा के रूल से हम क्या जानते हैं, हम अलजेब्रा की रूल से क्या जानते हैं कि अगर हम P1 Q1 R1 इस तरीके से लेट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर P1 dx बन जाएगा प्लस यहाँ पर बन जाएगा Q1 dy बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा R1 dz, और पान में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम जैसा कि P1 से dx को मल्टीप्लाई किए हैं, तो अलजेब्रा के रूल से हम क्या जानते हैं कि अगर कोई 3 रेशियो इस तरीके से लिखे हैं तो हम चौथा रेशियो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा P1 प्लस Q1 प्लस R1। अब यहाँ पर P1 Q1 R1 ये मल्टीप्लायर्स हैं, P1 Q1 R1 मल्टीप्लायर्स हैं, तो इन मल्टीप्लायर्स को हम कुछ इस तरीके से चूज करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है P1 प्लस Q1 प्लस R1 इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर P1 Q1 R1 ये मल्टीप्लायर्स हम चूज करेंगे, वो कुछ इस तरीके से चूज करेंगे कि P1 प्लस Q1 प्लस R1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तब हम इस इक्वेशन से, हम अगर इसको कोई इक्वेशन अलॉट कर दें तो हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, P1 dx प्लस Q1 dy प्लस यहाँ पर हो जाएगा R1 dz इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आया इसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद में हमारा एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, इससे हमारा एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से हम फिर से P1 Q1 R1 की कुछ दूसरी वैल्यू को एडॉप्ट कर लेंगे, यानी हम P1 Q1 R1 की दूसरी वैल्यूज को लेट कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर से प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे तो उस तरीके से फिर भी एक इक्वेशन और बनेगा, तो हमारे पास 2 रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएंगे और दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, चाहे f हाफ करके लिखें, चाहे f हाफ करके लिखें और चाहे फाई हाफ करके लिखें, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लैग्रेंजीज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले, बहुत सरल टॉपिक है, बशर्ते इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम कुछ नहीं करने वाले, हमारे पास ये तो इक्वेशन हमेशा दिया जाता है, हम यहाँ पर लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे और इतना लिखने के बाद में हम कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स को हम एज्यूम करेंगे जिससे कि ये जो राशि है P1 प्लस Q1 और प्लस R1 इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो जब 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम न्यूमरेटर को 0 के बराबर कर देंगे और उसी से हम इसको इंटीग्रेट करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब इसको ज्यादा समझने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोसीजर है वो क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे हम प्रोसीजर को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर y माइनस जेड लिखा है स्मॉल p प्लस जेड माइनस एक्स लिखा है स्मॉल q इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू अगर देखा जाए तो y माइनस जेड है यहाँ पर, और कैपिटल P की वैल्यू y माइनस जेड हो गई, कैपिटल Q की वैल्यू है z माइनस एक्स और कैपिटल R की वैल्यू है x माइनस वाई। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करें तब अब हमारे पास जो लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो होंगी वो क्या बन जाएंगी, dx अपॉन p होता है, p की वैल्यू यहाँ पर है y माइनस जेड, फिर होता है dy अपॉन q यानी कि z माइनस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा dz अपॉन कितना होता है r, लेकिन r की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स को चूज करेंगे जिससे ये जो हमारा p q r है, इनको ऐसे मल्टीप्लायर्स को चूज करेंगे जिससे इनकी वैल्यू 0 बन सके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूजिंग। यहाँ पर हम क्या चूज करें, अगर हम यहाँ पर 1 चूज करें 1 1 1, चूजिंग 1 कामा 1 एज मल्टीप्लायर्स, देन वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा,
अगर हम 1 1 1 एज ए मल्टीप्लायर लिखें यहाँ पर, तो हमारे पास मिलेगा dx को 1 से गुणा किया तो dx ही रहेगा, फिर dy को 1 से गुणा किया dy रहेगा, dz को 1 से गुणा किया तो dz ही रहेगा। आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस जेड में, तो y माइनस जेड, फिर प्लस जेड माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये 0 हो गया, तो इसका मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर व्हेंस लिखेंगे, व्हेंस। व्हेंस का मीन्स होता है फ्रॉम व्हेयर, यानी यहाँ से हम अब क्या लिख सकते हैं, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब इस राशि को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल के जो रूल्स होते हैं उनका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग इट, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर इंटीग्रेट कर देते हैं इसको तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट c1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब एक तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1। अब हम यहाँ पर अगेन देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, यानी कौन से मल्टीप्लायर से यहाँ पर हम चूज करें जिससे कि हमारी वैल्यू फिर से 0 बन जाए और दूसरा सॉल्यूशन हम लिख सके। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हमारा जो है दूसरा सॉल्यूशन भी आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन यहाँ पर लिखेंगे हम अगेन यहाँ पर लिखेंगे x कामा वाई कामा जेड एज मल्टीप्लायर्स। अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करें, इसमें y से मल्टीप्लाई करें, इसमें z से मल्टीप्लाई करें और तीनों रिजल्ट को जोड़ दें तो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन चूजिंग यहाँ पर लिखेंगे अगेन चूजिंग x कामा वाई कामा जेड एज मल्टीप्लायर्स। तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो नीचे यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास हो जाएगा xy माइनस का zx। तो यहाँ पर इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा yz माइनस का xy। यहाँ पर इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा zx माइनस का yz। अब देखिए यहाँ पर xy से xy कैंसिल हो जाएगा, zx से zx कैंसिल, yz से yz कैंसिल, यानी हमारे पास x dx प्लस y dy प्लस z dz अपान में 0। इसका मतलब है अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम फिर से लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे फ्रॉम व्हेयर या लिख देंगे व्हेंस। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम अगर चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास कितना हो जाता है, 2x होता है x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2z का हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट c2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो एक रिजल्ट हमने जो बनाया है वो मल्टीप्लायर्स, उसमें हमने 1,1,1 चूज किए थे। दूसरा जो रिजल्ट हमने बनाया, जो हमारा दूसरा सॉल्यूशन आया, उसमें मल्टीप्लायर x y और z हमने चूज किए थे। तो इसमें 1 1 1 ये सब मल्टीप्लायर्स हैं। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, दोनों सॉल्यूशन को एक साथ हम लिख देंगे, यानी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम साथ में लिख देंगे। फाई आप यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, पहला हमारे पास निकला था x प्लस वाई प्लस जेड और कामा करके यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखने से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाई ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड कामा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, जो कि पीजीटी 2021 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर mz माइनस एन वाई डेवर जेड अपन डेवर एक्स लिखा है, प्लस एन एक्स माइनस एल जेड डेवर जेड अपन डेवर वाई, यानी डेवर जेड अपन डेवर एक्स को हम यहाँ पर p लिख लेंगे, mz माइनस एन वाई। हमने बताया था जहां भी डेवर जेड अपन डेवर एक्स मिलेगा उसका मतलब p होगा, प्लस यहाँ पर है एन एक्स माइनस का एल जेड, और डेवर जेड अपन डेवर वाई का मतलब यहाँ पर q होगा, और यहाँ पर लिखा है एल वाई माइनस एम एक्स। अब अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू आ जाएगी mz माइनस एन वाई, और कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी एन एक्स माइनस एल जेड, और कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी एल वाई माइनस एम एक्स। अब यहाँ पर हम लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने वाले हैं। लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास कितना बन जाएगा, dx अपान p होता है, यानी कि mz माइनस का एन वाई, और यहाँ पर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, dy अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा nx माइनस का lz, और इसी तरीके से dz अपान हो जाएगा ly माइनस का mx। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लायर्स को चूज करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर कैसे चूज करेंगे, तो सबसे पहले हम अगर इसमें मल्टीप्लायर्स, क्योंकि यहाँ z है y है, यहाँ जहाँ z है y है लेकिन x नहीं है, यहाँ पर x है z है लेकिन y नहीं, यहाँ पर y है x है लेकिन z नहीं। इसका मतलब हम अगर मल्टीप्लायर्स को इस तरीके से चूज करें, यहाँ पर लिखेंगे चूजिंग, यहाँ पर लिखेंगे x कामा y कामा z एज मल्टीप्लायर्स, देन वी हैव, हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे dx को, y से मल्टीप्लाई करेंगे dy को, और z से मल्टीप्लाई करेंगे dz को। तो अपान में हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर हम x से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, mzx, माइनस में x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास nxy। अब यहाँ पर nx है, y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा nxy, और यहाँ पर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा हमारे पास lyz। इसी तरीके से यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करना है इसमें, इस टर्म में, तो हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो lyz हो जाएगा और माइनस में mzx हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, mzx से mzx कैंसिल हो जाएगा, nxy से nxy कैंसिल, lyz से lyz कैंसिल, यानी कि हमारे पास x dx प्लस y dy और प्लस z dz इतना बचा, और नीचे जीरो आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, व्हेंस, यानी फ्रॉम वेयर हम वी कैन राइट x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस जेड स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर c1 अपान 2 एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम अगेन दोबारा से चूज करेंगे। अब अगेन हम चूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगेन चूजिंग। यहाँ पर अब हम फिर से देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है चक्रीय व्यंजक लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जेड वाई है, एक्स नहीं है। जेड वाई से खत्म हुआ, फिर एक्स से स्टार्ट हुआ, जेड पर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं है, फिर वाई से स्टार्ट हुआ, एक्स पर खत्म हुआ, लेकिन जेड नहीं है, इसलिए हमने एक्स वाई जेड माना था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एम है एन है लेकिन एल नहीं है, यहाँ एन है एल है लेकिन एम नहीं है, यहाँ एल है एम है लेकिन एन नहीं है। इसका मतलब इसमें हम क्या चूज कर लेंगे, अगेन चूजिंग एल, यहाँ पर एल नहीं है, यहाँ पर एम नहीं है, एल कामा एम कामा एन एज मल्टीप्लायर्स। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लायर्स को चूज किए हैं एल एम एन, तो यहाँ पर एल को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल dx प्लस एम dy और प्लस एन को dz से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास, एल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास एल एम जेड और माइनस में कितना हो जाएगा एल एन वाई। यहाँ पर हम अगर m से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का एम एन एक्स
और माइनस का एम एल जेड, और यहाँ पर अगर हम n से मल्टीप्लाई करें इसको तो ln यहाँ पर हो जाएगा प्लस का एल एन वाई माइनस का कितना हो जाएगा एल एम एक्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एल एम जेड ये कैंसिल इससे हो जाएगा, एल एन वाई से एल एन वाई कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का एम एन एक्स माइनस का एल एम एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल डी एक्स प्लस का एम डी वाई प्लस का एन डी जेड अपॉन में 0। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम वेयर हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम वेयर को हम व्हेन से लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस का एन डी जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा, एल एक्स मिलेगा, यहाँ से एम वाई मिलेगा, क्योंकि एल एम एन कॉन्स्टेंट है, केवल डी एक्स डी वाई डी जेड को हमको इंटीग्रेट करना है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड मिलेगा। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट C2 जोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, दो हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एक साथ दोनों सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर f का इस्तेमाल किया गया, फाई का नहीं किया गया, इसलिए हम f ऑफ करके दोनों ही सॉल्यूशन लिख देते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये हमारे पास इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, यानी इसके साथ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बशर्ते इसको देख कर ही लिखा जा सकता था। केवल हम यहाँ पर जब लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे उसी को देख करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व करके बता रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। आप इसको विदिन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट से एक भी सेकंड आपका ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब ये इसको 50 से 55 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लायर्स को ही देखना है बस, उसके बाद में तो इंटीग्रेट करना है सिंपली। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, एक्स ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर p लिखा है प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, q लिखा है इज इक्वल टू जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है। तो हम यहाँ से अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, तो हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी है वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल R की वैल्यू है जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा dx अपॉन p होता है, p का वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर dy होता है dy अपॉन में वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होता है dz अपॉन में कितना बन जाएगा जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी जो हमारा लिखा है ये साइक्लिक एक्सप्रेशन लिखा है, यानी कि चक्रीय व्यंजक। तो चक्रीय व्यंजक में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर अगर एक एक्स और होता तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ एक वाई और होता तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक जेड और होता तो जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो नीचे वाला पूरा 0 हो जाता है। इसका मतलब हम मल्टीप्लायर्स कैसे चूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूजिंग एक्स कामा वाई कामा जेड एज मल्टीप्लायर्स। यहाँ पर हम मल्टीप्लायर्स को चूज कर लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, इतना मिलेगा। अपान में कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे जब माइनस का एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना बन जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऊपर अब कितना बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, यानी कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड और डी जेड। अपान में कितना बन जाएगा 0। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, व्हेंस यानी फ्रॉम वेयर वी कैन गेट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, उसके बाद में इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, व्हिच आर इंटीग्रेशन गिव्स देन वी गेट, हम क्या पाते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 2 प्लस जेड स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू, हम यहाँ पर एक c1 अपान 2 कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं। यानी कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, एक सोल्यूशन हमारा निकल आया। अब दूसरा सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, इसमें अगर हम इसमें से x को डिवाइड कर दें, इसमें से y को डिवाइड कर दें, इसमें से z को डिवाइड कर दें, उसके बाद में तीनों रिजल्ट को जोड़ दें, तब भी हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम अगेन चूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगेन चूजिंग 1 अपॉन x कामा 1 अपॉन y कामा 1 अपॉन z एज मल्टीप्लायर्स। अब हम 1 अपॉन x कामा 1 अपॉन y कामा 1 अपॉन z जब इनको एज ए मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z। अपॉन में कितना बन जाएगा, यहाँ से x रिमूव हो जाएगा यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर y रिमूव हो जाएगा यानी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से z रिमूव हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कुल मिला के हमारे पास कितना बचेगा, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड। अपॉन में कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, यानी 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम फ्रॉम वेयर वी कैन राइट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई लॉग वाई हो जाएगा, इसका 1 अपॉन जेड डी जेड लॉग जेड हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि तीनों लॉग में है इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, वो भी लॉग में है, जो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। यहाँ पर लॉग एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, लॉग c2, लॉग को रिमूव कर देते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c2 बन जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब दोनों रिजल्ट को हम एक साथ लिख देते हैं, यानी इक्वेशन 1 एंड सेकंड टुगेदर रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, चूंकि 5 में आंसर दिए गए हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कामा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स वाई जेड, इसके साथ में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने एक महत्वपूर्ण रूल के विषय में जाना जो कि लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन पर ही आधारित है। यानी जो हमारे लैग्रेंजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन होते हैं dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, इसी में हम ऐसे मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो 0 बन जाए, जिससे कि हम न्यूमरेटर को 0 करके अलग अलग हल यानी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r से दो अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोनों को हम अलग अलग मल्टीप्लायर्स चूज करने के बाद निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रोसीजर बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करें एवं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें से और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो इसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर। धन्यवाद।